हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इसमें हम कंप्लीट दक्षिण भारत को कवर करेंगे क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास से कई बार एग्जाम्स में सवाल बनते हैं। और दक्षिण भारत के इतिहास में आपको मैं अभी से बता दूं, इसमें जो भी प्रशासनिक और शासन वाली बातें हैं वहाँ से सवाल नहीं बनते, बल्कि दक्षिण भारत के मैक्सिमम जो कला एवं संस्कृति का पक्ष है वहाँ से सवाल बनते हैं। तो इसमें जो भी कला एवं संस्कृति, मंदिर वगैरह के सवाल होंगे उस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना, वहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम एक एक करके दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो हमारा राजवंश है वो है पल्लव वंश। हम पल्लव वंश को सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? वो था सिंह विष्णु, आप याद रखेंगे। और इनका शासन काल भी, इनका कालक्रम भी याद रखेंगे। ये 575 ईस्वी से 600 ईस्वी के आसपास हुए थे। ठीक है, तो आपको ओवरऑल याद रखना है कि 500 से 600 ईस्वी के आसपास से पल्लव राजवंश की शुरुआत हुई। और इसके संस्थापक सिंह विष्णु थे। और इनकी राजधानी कांची थी। कांची क्या थी? कांची तमिलनाडु में, जो आज के समय में कांचीपुरम है, वहीं पे थी। ठीक है, तो पल्लव राजवंश कहाँ था? आपको लोकेशन जरूर याद रखनी, क्योंकि लोकेशन से हमें ये चीज़ें क्लियर रहती हैं कि कौन सा शासन कहाँ पे था। तो ये तमिलनाडु, वर्तमान का जो तमिलनाडु कांचीपुरम वाला एरिया है वहाँ पे है। ठीक है, पल्लव राजवंश। सिंह विष्णु इसके संस्थापक, राजधानी कांची। और ये जो था, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन? सिंह विष्णु, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगला पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरातार्जुनीय एक पुस्तक है। इसके लेखक जो भारवी थे, ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो यहाँ से बहुत सारे फैक्ट है, मैंने आपको बताया है पहले ही कि जो आर्ट एंड कल्चर वाला पक्ष है वो सब आपको ज़्यादा याद रखना है। तो किरातार्जुनीय के लेखक कौन है? भारवी। ये कहाँ रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में। अगला पॉइंट है कि पल्लव वंश के शासक हुए कौन कौन से शासक हुए? सबसे पहले हुए सिंह विष्णु, तो वो संस्थापक हुए। उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम हुए। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम हुए। उसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय हो गए। फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम हुए। और फिर नरसिंह वर्मन सेकंड हुए। और अंत में नंदी वर्मन सेकंड हुए। बाकी इनके कालानुक्रम लिखे हुए हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था वो ये था, अपराजित था। ठीक है, यानी 897 ईस्वी, यानी कि पल्लव वंश कब तक चला? 575 से 897 ईस्वी तक। ठीक है, महत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। आप देख रहे हैं जितना भी आर्ट एंड कल्चर रचनाएं वगैरह आ रही हैं उन सबको आपको नोट्स बना लेना एक तरह का। ठीक है, महत विलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन ने की। महेंद्र वर्मन कौन थे? पल्लव शासक। ठीक है, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे एकाश्म जो रथ मंदिर हैं, 5 रथ मंदिर बने हुए हैं, उनको एकाश्म मंदिर कहते हैं। तो उनको एकाश्म मंदिर क्यों कहते हैं? सबसे पहले आप ये समझिए, एक बहुत बड़ी चट्टान या पत्थर था, उसी को काट कर मंदिर बनाए। मेनली जो मंदिर बने हुए हैं भारत में या दुनिया में जहाँ भी ये स्थापत्य वगैरह बनते हैं, आप देखते हो अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनते हैं। लेकिन जब एक बहुत बड़ी चट्टान को काट काट कर एक मंदिर बनाया जाए तो उनको एकाश्म मंदिर कहते हैं। ठीक है, तो इन एकाश्म मंदिरों को रथ मंदिर कहा गया था। आपको याद होगा कुछ 2 साल पहले चीन के राष्ट्रपति आए थे भारत में, तो नरेंद्र मोदी जी, जो उनसे मुलाकात रखी गई थी वो यहीं पे महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिरों में रखी गई थी। ठीक है, जिसको कि महाबलीपुरम समिट कहा गया था। खैर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। हम अगला देखते हैं, इसका निर्माण किसने कराया था? इनका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। आप जो भी आर्ट एंड कल्चर वाली बातें आ रही वो उनको रट लेंगे, पुस्तक कौन है और मंदिर, उसके निर्माण वगैरह किसने कराया था, ये मिलान करने में आते हैं। ठीक है, मैं आपको ये सब इसलिए बताते चल रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो महाबलीपुरम के मंदिर एकाश्म मंदिर थे। इनका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ जो है वो द्रौपदी रथ है। ये यहाँ पे रथ का मतलब वो चलने वाला रथ नहीं, यहाँ पे मंदिरों को रथ कहा गया। एक महाबलीपुरम को बोल दिया गया कि ये बड़ा सा प्रांगण है और इसके अंदर अलग अलग छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, उन सब को मिला के होलिस्टिक अप्रोच में वो महाबलीपुरम बनता है। ठीक है, तो सबसे छोटा उसमें द्रौपदी रथ है। और इस रथ में किसी प्रकार का अलंकरण नहीं किया गया, यानी कि ये मंदिर सजा हुआ नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वातपी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। जिसने ये महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया, इसी ने वातपी कोंड की उपाधि धारण की थी। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड था और उसने राज सिंह की उपाधि धारण की थी। और उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण भी कराया था, ये आप याद रखेंगे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण भी कराया था। सॉरी,
नरसिंहवर्मन प्रथम नहीं, नरसिंहवर्मन ये सेकेंड हो जाएगा। नरसिंहवर्मन प्रथम ने तो महाबलीपुरम का निर्माण कराया था, ठीक है। नरसिंहवर्मन सेकेंड के समय में अरबों का आक्रमण हुआ और इसने ही कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो था, ऊपर की एक लाइन छूट गई है, इसने राज सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक इत्यादि उपाधियां धारण करी थी, ठीक है। इसे जो कैलाश मंदिर का निर्माण इसने करवाया था, इसको ही राज्य सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में शोर मंदिर इसको कहा गया, ठीक है। तो ये मंदिर निर्माण या जो स्थापत्य निर्माण की तीन शैलियाँ भारत में विकसित हुई। नागर शैली, जो कि हिमालय से लेकर विंध्य तक रही, और फिर कृष्णा नदी से लेकर के जो दक्षिण तक का इलाका था, वहाँ पे द्रविड़ शैली के निर्माण हुआ, और विंध्य और कृष्णा नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसमें बेसर शैली का निर्माण हुआ। तो ये आप आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास में ये सब पढ़ेंगे कि मंदिर शैली कौन थी और मूर्ति निर्माण में कौन कौन सी शैलियाँ प्रयुक्त होती थी। खैर, नेक्स्ट देखते हैं कि 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारे लेखक, जो 10 कुमार चरित्र पुस्तक है, इसके लेखक थे दंडी। ये रहते थे नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में, ठीक है। ये सब किताबें आप जरूर रख लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया था, और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलाई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट सारे शासक और जितना भी आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है वो सब हमने पल्लव राजवंश वाला देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो राजवंश है वो है राष्ट्रकूट राजवंश, ठीक है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? वो था दंती दुर्ग। आपको पता होगा वो था दंती दुर्ग, जो कि 752 ईस्वी के आसपास, मतलब 752 ईस्वी में ये शासक बना। अगला पॉइंट है कि इसकी राजधानी, यानी कि राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी मणिकिर या मानिखेत थी। आप मोस्टली मानिखेत याद रखेंगे, ये ऑप्शन में आता है, ठीक है। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मानिखेत। मानिखेत वर्तमान में सोलापुर, मालखेड़ सोलापुर के निकट पड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकेंड, कृष्ण थर्ड, कृष्ण थर्ड। अमोघ वर्ष इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितना भी आर्ट एंड कल्चर वाला फैक्ट आ रहा है वो आप याद रखेंगे। अगला है कि ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, और प्रतिहार नरेश वत्सराज, पाल नरेश धर्मपाल को पराजित भी किया था। तो ये आपने त्रिपक्षीय संघर्ष एक हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अभी तक नहीं पढ़ा तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 3 शासकों, राष्ट्रकूट शासक ने भाग लिया था, और गुर्जर प्रतिहार और पाल शासक, इन तीनों ने मिलकर के कन्नौज पर अधिकार करने के लिए युद्ध लड़ा था। और इसमें राष्ट्रकूटों की तरफ से इसी ध्रुव ने भाग लिया था, और इसने गुर्जर प्रतिहार नरेश जो था वत्सराज, उसको और धर्मपाल को पराजित किया था, ठीक है। इसी ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, कहा जाता था, आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को भी पराजित किया था। अगला पॉइंट है कि पल्लव और पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया था, यानी कि इन्होंने और साउथ में जाके भी लोगों को हराया था। अमोघ वर्ष जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, आप याद रखेंगे, और इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी, ठीक है। अगला है आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणिताशार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अगला है कि अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि निम्न में से किस शासक ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया, तो वो था अमोघ वर्ष। अगला पॉइंट है कि इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था, और इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक भी कहा था। अगला है कि राष्ट्रकूट शासक का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था, और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। तो आप ये सब जो आ रही हैं कि जैसे पूर्ण, इन्होंने शांति पुराण की रचना की, ये सब याद रखेंगे। ये आपको एग्जाम में मिलान करने को आ सकता है। ये सभी वनडे एग्जाम, पीसीएस वगैरह आर में पूछा जाता है।
अगला है कि कल्याणी के चालुक्य तेलप थर्ड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी, आप याद रखेंगे। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव किसने डाली थी? चालुक्य तेलप थर्ड सेकेंड ने। ठीक है। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में हैं, इनके गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्धों की, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की हैं। तो आपको मेनली ये याद रखना है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है, जबकि अजंता की गुफाएं सिर्फ और सिर्फ बौद्ध से संबंधित है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की भी स्वीकृति दी थी। अब हम कल्याणी के चालुक्य वंश को देखेंगे, क्योंकि हम दक्षिण के एक एक करके सारे राजवंशों को देख रहे हैं। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप थर्ड ने की थी, ऊपर हमने देखा, और इनकी राजधानी मान्यखेट ही थी। ठीक है। चालुक्य वंश के शासक कौन हुए? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर सेकेंड, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर थर्ड एंड तैलप थर्ड। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखिए, रखेंगे। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी को बनाया था। कल्याणी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो सोमेश्वर प्रथम ने हटाया था मान्यखेत से राजधानी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स हुआ था, और विल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर इसमें व्याख्या की गई है। नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने करी थी। आपको अगर याद होगा तो 2022 का जो यूपीएससी का सवाल आया था, पेपर आया था प्रीलिम्स का, उसमें इसी मिताक्षरा के बारे में सवाल पूछा गया था। ठीक है। तो मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। और मिताक्षरा क्या है कि हिंदू विधि ग्रंथ है, यानी कि हिंदू लॉ कोड है, इसमें लिखा गया और इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या की गई है। ठीक है। विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हड़ ने की थी, आप याद रखेंगे। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की? बिल्हड़ ने। और इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, आप इसे याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये जितनी भी किताबें आ रही हैं इनके लेखक। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वंश को, चालुक्य वंश ऊपर भी था, वो था कल्याणी के चालुक्य। अब हम देखेंगे वातापी के चालुक्यों के बारे में। ठीक है। तो जयसिंह ने वातापी के चालुक्य की वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो कल्याणी के चालुक्य तैलप थर्ड ने सेकेंड ने स्थापना की थी, और इसकी जयसिंह ने करी थी, और इसकी राजधानी वातापी थी। वातापी कहाँ पे पड़ता है? बीजापुर के निकट पड़ती, कर्नाटक में वर्तमान में। इस वंश के शासक कौन थे? पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, आपने पुलकेशिन द्वितीय का नाम कई बार पढ़ा होगा, विक्रमादित्य, विनयोदित्य और विजयदित्य। ठीक है। और इसमें सबसे प्रतापी कौन थे? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय के बारे में हम सब ने पहले से पढ़ रखा है। अगला पॉइंट है कि महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाता था, और जिनेन्द्र का मगुती मंदिर पुलकेशन द्वितीय ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इनको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि पुलकेशन सेकेंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसी पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि इसने धारण की थी। अगला पॉइंट है कि पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने, पल्लव वंशी शासक जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, इसने पुलकेशन द्वितीय को भी हरा दिया था और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशन द्वितीय मारा भी गया था, और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापिकोट की उपाधि धारण की थी। ठीक है। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय से है, और इसके लेखक रवि कीर्ति हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, आप याद रखेंगे, ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशन द्वितीय से है, और इसके लेखक रवि कीर्ति थे। ठीक है। अगला है कि अजंता के एक गुहा मंदिर में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयदित्य ने सकलोत्परनाथ की उपाधि धारण की थी। ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि विक्रमादित्य सेकेंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशिन ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकेंड ने इसे अवजेंश्री की उपाधि
अवनिजनाश्रय की उपाधि धारण की थी, ठीक, प्रदान की थी, सॉरी। विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टादाकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। तो ये मेरे विरूपाक्ष महादेव मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। आपने ऊपर राष्ट्रकूट वंश को देखा था। तो चालुक्य हमने वातापी देख लिया, कल्याणी देख लिया। अब एक चालुक्य और बसते हैं, वेंगी के चालुक्य, ठीक है, वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के अन्य शासक कौन थे? जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह तृतीय और विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पांडुरंग था। इसके अलावा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप इग्नोर कर सकते। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे चोल, चेर, पांडे वगैरह हैं, उनको हम शुरुआत करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे चोल शासन, ठीक है। तो चलिए अब हम चोल राजवंश की शुरुआत करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 9वीं शताब्दी में, तो आपको एक तो सबसे पहले कालानुक्रम याद रखना है। 9th AD में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, 9वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। चोल वंश जो था वो पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। इसका मतलब क्या है कि जब पल्लव वंश समाप्त हुआ तो उसी की जगह पे ये चोल वंश आया, ठीक है। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, ये आपको पता होगा। ये 850 से 887 ईस्वी तक, यानी कि केवल 7 वर्षों तक रहे थे। मेनली आपको संस्थापक का नाम याद रखना क्या है, विजयालय, ठीक है। इसकी राजधानी तंजाई थी, जिसको कि तंजाउर या तंजौर कहा गया, ठीक है। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो उस समय के जो मोस्टली शासक थे वो सब कोई ना कोई उपाधि धारण करते थे। तो विजयालय ने जो उपाधि धारण की थी उसका नाम नरकेसरी था। और इन्होंने निशुंभ निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। अगला है कि चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था, ठीक है। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? आदित्य प्रथम ने। अगला है कि पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने गोदंड राम की उपाधि धारण की थी। आदित्य प्रथम ने किसने उपाधि धारण की थी? गोदंड राम की, ठीक है। चोल वंश के प्रमुख राजा कौन थे? परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड और कुलोत्तुंग, ठीक है। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया था। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का लड़का राजादित्य मारा गया था। ये युद्ध वगैरह यहाँ से सवाल नहीं बनते, मेनली वहाँ पे कला एवं संस्कृति से सवाल बनते हैं, ठीक है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ये मैं इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उन पर रुक करके थोड़ा सोच के उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चूंकि इन्होंने विदेश पर आक्रमण जीता था, श्रीलंका को जीता था किसने? राजराज प्रथम ने। और वहाँ के राजा महिम फिफ्थ को भाग कर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहड़ में शरण लेनी पड़ी थी, ठीक है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमडी चोल मंडपलम बनाया और पोलोरुआ को इसकी राजधानी भी बनाया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्न में से किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो वो राजराज प्रथम थे, ठीक है। और राजराज जो ये प्रथम थे, ये शैव धर्म के अनुयायी थे, ये भगवान शिव को मानते थे। और इन्होंने ही तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया, जो कि शिव मंदिर है। अगला है कि चोल साम्राज्य का विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था और बंगाल के पाल शासक महिपाल को इन्होंने पराजित किया था। उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ये भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और नवीन राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी इन्होंने कराया था, ठीक है। अब नोट क्या है कि गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ये समकालीन वाले सवाल कभी कभी आ जाते हैं। अगला पॉइंट है कि राजेंद्र सेकंड ने प्रकेशरी का एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। अगला है कि चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूलकर चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवा रहा था, ठीक है। अगला है कि कलोतुंग सेकंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी कि विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फंकवा दिया था। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और प्रतिष्ठित किया था।
नेक्स्ट है कि चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता। तो पेरुंदरम उच्च और सेरुंदरम निम्न श्रेणी के अधिकारी थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चोल काल में कुछ भूमि के प्रकार दिए गए हैं, आप देख लेंगे कि वेल्लन बगाई क्या है। वेल्लन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। इस टाइप के सवाल जो है यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक, टर्मिनोलॉजी वाले। तो इसी साल एक सवाल पूछा गया था चोल शासक की, जो प्रीलिम्स हुआ था 2023 में, ठीक है। तो वेलनगाई हो गया गैर ब्राह्मण किसान की भूमि, और ब्रह्मदेव क्या हो गया, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग क्या हो गया, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। देवदान या तिरुमट्टकन्नई जो है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि हो गई। और पाल्लेचदनम जो है वो जैन संस्थानों को दी गई भूमि है। तो आप याद रखेंगे, ये पीसीएस के एग्जाम या यूपीएससी वगैरह में पूछी जा सकती, ठीक है। खैर नेक्स्ट देखते हैं कि संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 भागों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था, और मंडलम जो थे वो कोट्टम में, और कोट्टम नाडु में, और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त थे। तो इनकी श्रेणियाँ आप याद कर लेंगे। कई बार एग्जाम में 4-4 के ग्रुप बना के दे दिया जाता है, और इसका आरोही अवरोही क्रम पूछ लिया जाता, ठीक है। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। अगला है कि स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। ये बहुत बार सवाल आया है कि प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन, जिसको आज हम ग्राम पंचायत, नगर पंचायत वगैरह बोलते हैं, वो चोल प्रशासन में पहले से ही था, ठीक है। उर जो थी, उर क्या थी, उर सर्वसारों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों एवं बगीचों के निर्माण हेतु तो गाँव की भूमि का अधिग्रहण करना, ठीक है। सभा या महासभा क्या होती थी, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा होती थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता। तो क्वेश्चन आएगा कि पेरुमक्कल क्या होती, तो पेरुमक्कल अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। यह सभी क्या था, वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे, ठीक है। चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग कर होता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान की गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अगला है चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कासू सोने के सिक्के होते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चोल काल में कासू क्या होते थे, तो कासू जो थे वो सोने के सिक्के थे। अगला है तमिल कवियों में जयन गोदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना थी कलिंग तु पणि, ठीक है। अगला है कंबन, औट्टकुट्टन और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। कंबन कवि एक थे, और औटुट्टकुट्टन और पुंगलेंदी ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं, ठीक है। अगला है पंप, पोन्न एवं रन्न, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है, ठीक है। और पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। किसने? पर्सी ब्राउन ने। अगला है चोलकालीन नटराज प्रतिमा चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कही जाती थी। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। चोल काल जो कि 10वीं शताब्दी में था, इसका महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, उसको हम तनियर कहते थे। उत्तर मेरु शिलालेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिलालेखों से सवाल बनते हैं, जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है, ठीक है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार था धान था, ठीक है। आप याद रखेंगे, आम वस्तुओं क्रय विक्रय के लिए धान का प्रयोग करते थे ये लोग, ठीक है। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियर, नानादेशी और मणिग्रामम। ये सवाल ऐसे बनता है यूपीएससी वगैरह में कि वलंजियर, नानादेशी और मणिग्रामम, इनका संबंध किससे था? तो ऑप्शन में रहेगा आपका व्यापारी, सुनार, लोहार, ऐसे करके। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा व्यापारी। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नैनार होते थे, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये दिया हुआ है, उत्तर मेरु शिलालेख के अनुसार सभा की सदस्यता दी गई है कि कैसी होती, तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से
70 के बीच होने चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ये ओवरपार उत्तर मेरु शिलालेख के अनुसार जो सभा होती थी गाँव की, उसमें क्या सदस्यता की अर्हता थी वो दिखा हुआ, लेकिन ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उत्तर मेरु शिलालेख का संबंध चोल काल से है, सभा वगैरह से रिलेटेड, ठीक, इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा चोल काल यहाँ पे कंप्लीट हो गया और अब हम नेक्स्ट देखते हैं यादव वंश पे हम आ गए, ठीक है। जो यादव वंश होता था देवगिरी में, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यादव वंश में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, देवगिरी जो स्थान है ये वहाँ पे पड़ता है। यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी, इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा तो था वो सिंहड़ था और इस वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। एक ये लास्ट वाला फैक्ट है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बहुत याद रखेंगे, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम होयसल वंश के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए होयसल वंश को देख लेते हैं। होयसल वंश जो था ये द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। ये आप याद रखेंगे, विष्णुवर्धन वर्धन ये कई जगह पे आ रहा है, लेकिन वो वर्धन अलग थे थानेश्वर वाले, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा ही थी और बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने कराया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हरा दिया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जो कि आधुनिक हैलेविट होता है, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ इतना वाला याद रखेंगे, चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने कराया था, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। फिर एक कदम वंश बीच में आता है, ये सब साउथ के वंश हैं, मतलब शासकों के वंश है, ठीक है। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और इसकी राजधानी वनवासी था, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं। अगला है गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा थे। गंगों की प्राथमिक राजधानी कुवकाल कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। और दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था, ठीक है। अगला है काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसे नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था और इसकी राजधानी अमंकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमणा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था, जिसे 35 वर्ष तक जिसने शासन किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल से स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक वीर प्रताप रुद्र था। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चोल साम्राज्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय देखेंगे। इस प्रकार हमने दक्षिण के लगभग राज्यों को देख लिया है। इस वीडियो को चलिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीमावर्ती राज्यों में, जिसमें पाल राजवंश, गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल वगैरह को देख लेंगे, कश्मीर वगैरह के राज्यों को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अगर यूज़फुल लग रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।